तो बच्चे जो हमारा चैप्टर चल रहा था बूलियन अलजेब्रा, उसी के अंदर एक और चैप्टर है लैटिस। तो पेपर में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन रह जाता है इस यूनिट के अंदर। तो देखते हैं, छोटा सा आर्टिकल है, आज की वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा और इसी के साथ हमारा ये यूनिट भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चे बूलियन अलजेब्रा में एक चैप्टर और कर रहे हैं लैटिस, 3 से 4 पेज है, तो फटाफट से देख लेते हैं। बच्चे लैटिस के अंदर सबसे पहली डेफिनेशन है पार्शियली ऑर्डर सेट। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं POS, या इसको बोलते हैं PO, पो ले लिया और पूरा का पूरा सेट लिख दिया, तो पो सेट भी बोलते हैं इसको। तो बच्चे मान लो एस नाम के सेट को हम ये पो सेट बोल रहे हैं, यानी पार्शियली ऑर्डर सेट बोल रहे हैं। अब ऑर्डर है, इसका मतलब ऑर्डर के साइन आएंगे तो लेस देन इक्वल टू का साइन। तो ये रिप्रेजेंटेशन है पार्शियल ऑर्डर सेट को डिनोट करने की। जैसे ग्रुप थ्योरी में अपने G कोमा स्टार लिखते हैं ग्रुप को डिनोट करने के लिए, तो वैसे ही पार्शियली ऑर्डर सेट को किससे डिनोट करते हैं? एस कोमा, एस की जगह कोई भी नाम लिख सकते हो, कोमा लेस देन इक्वल टू का साइन। तो ये जो नोटेशन है वो किसकी है? पार्शियली ऑर्डर सेट। अब होता क्या है पार्शियली ऑर्डर सेट? बच्चे जो 3 प्रॉपर्टी रखता है, 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सी? तो उसके लिए पहले डेफिनेशन को प्रॉपर पढ़ते हैं। कोई रिलेशन लिया हमने आर नाम से और उस रिलेशन को हमने सेट एस के ऊपर डिफाइन किया, और वो रिलेशन इस तरीके से होना चाहिए कि वो ये 3 प्रॉपर्टीज़ रखना चाहिए। कौन कौन सी? बच्चे आर नाम का जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव का मतलब हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, यानी खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो इसको क्या पढ़ते हैं? एक्स रिलेशन एक्स, एक्स का एक्स से रिलेशन फॉर ऑल, यानी उस सेट एस में जितने भी एलिमेंट होंगे उनमें खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। आर इज एंटी सिमेट्रिक, आर एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। अब एंटी सिमेट्रिक का क्या मतलब है? एक्स का रिलेशन हो वाई से और वाई का रिलेशन हो एक्स से। ये आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, मैं लिख देता हूँ साफ साफ, ये चीज़ लिखी हुई है, ये चीज़ को ये बोलते हैं हम। तो ध्यान से देखें बच्चे आप लोग, ये लिखा हुआ है वाई रिलेशन एक्स, वाई रिलेशन एक्स। तो एक्स का रिलेशन होना चाहिए वाई से और वाई का रिलेशन होना चाहिए एक्स से। अगर ये दोनों रिलेशन है तो एक्स पक्की बात है किसके बराबर होगा? वाई के। तो फिर हम आर को कैसा रिलेशन बोलेंगे? एंटी सिमेट्रिक। अब बच्चे सोचो, अगर ये दोनों चीज़ें गिवन ना हो, अगर ये दोनों चीज़ें पॉसिबल ना हो, तो भी वो एंटी सिमेट्रिक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का मतलब है ये दोनों चीज़ें हैं तो एक्स और वाई बराबर है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो एक्स का वाई के बराबर होना जरूरी नहीं है, तो वो भी रिलेशन कैसा है? एंटी सिमेट्रिक। तो ये पढ़ने का तरीका सीखो बच्चे। आर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, यानी खुद का खुद से रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक का मतलब अगर एक्स का रिलेशन वाई से है और वाई का रिलेशन एक्स से है तो डेफिनेटली दैट इम्प्लाइज एक्स और वाई क्या होंगे? इक्वल। पर अगर ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है तो फिर ये भी पॉसिबल नहीं है, तो भी वो एंटी सिमेट्रिक है। तो इसलिए इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना, जब दोनों चीज़ें नहीं हैं तो ये भी नहीं है, तो भी वो एंटी सिमेट्रिक है। और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी तुमने क्या पढ़ी हुई है? एक्स का रिलेशन वाई से, तो वाई का रिलेशन होना चाहिए एक्स से, वो थी सिमेट्रिक। पर एंटी सिमेट्रिक में क्या कहता है? अगर ये है तो एक्स और वाई बराबर है। तीसरी, आर इज ट्रांजिटिव। बच्चे ट्रांजिटिव का मतलब एक्स का रिलेशन वाई से, वाई का रिलेशन जेड से, तो ऑब्वियस बात है एक्स का रिलेशन होगा किससे? जेड से। तो ये 3 प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो रही है किसी सेट एस में तो वो सेट कहलाएगा पार्शियली ऑर्डर सेट। देन आर रिलेशन इज कॉल्ड पार्शियली ऑर्डर सेट या रिलेशन, एंड सेट एस टुगेदर विद पार्शियली ऑर्डर सेट इज कॉल्ड पोस या पो सेट। बच्चे पोस का मतलब पार्शियली ऑर्डर सेट, या इसको सीधा पार्शियली ऑर्डर को तो पीओ लिख दिया और सेट एज इट इज, तो वो एस सेट तो कहलाएगा पार्शियली ऑर्डर सेट, और जो आर है वो पार्शियली ऑर्डर रिलेशन कहलाएगा उस सेट के ऊपर। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकती है लाइन। तो आर इज कॉल्ड पार्शियली ऑर्डर रिलेशन लिख देना सेट की जगह, पार्शियली ऑर्डर रिलेशन। और आप एस को टुगेदर किस सेट के साथ है? एस के साथ, तो इस एस सेट को क्या कहेंगे? पो सेट या पार्शियली ऑर्डर सेट। कंसीडर अ सेट एस, एक सेट एस दिया हुआ है जिसमें आपके पास 3 एलिमेंट है ए बी सी। इज द रिलेशन ऑफ सेट इंक्लूजन, सबसेट का निशान दे रखा है। इज पी ओ ओन या पी एस वेयर पी एस इज द पावर सेट ऑफ एस। क्या कहना चाहता है? वो कह रहा है एस नाम का एक सेट है और आपको पी एस नाम से एक पावर सेट लेकर चलना है और बताना है कि पी एस जो है वो सबसेट्स के साइन के लिए रिलेशन एक बनाएगा या नहीं, यानी वो 3 प्रॉपर्टीज़ रखेगा या नहीं। अगर रखेगा तो हम कहेंगे कि जो पी एस सेट है वो एक पो सेट का काम करेगा। तो हमें ये बताना है कि दिए गए एस सेट के लिए अगर पावर सेट पी एस बनाए तो वो पी एस सेट एक पो सेट होगा या नहीं। तो स्टार्टिंग का थोड़ा सा पैराग्राफ अजीब सा लग रहा होगा, आगे आगे जाते जाते ये चैप्टर इजी हो जाएगा और इसमें मेन जो 2-3 क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, वो आप इसमें कर लेना। तो बच्चे देखो, एस सेट का पावर सेट बना रहे हैं। अब हमने टोपोलॉजी पढ़ रखी है तो पावर सेट तो हमें आता है, तो पी एस यानी एस सेट का पावर सेट
क्या क्या लेते हैं बच्चे, 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3, 2 की पावर n यानी 2 की पावर 3, 8 एलिमेंट होंगे पावर सेट में। अब वो 8 एलिमेंट दिखाए तो पहले सिंगलटन सेट ए, सिंगलटन सेट बी, सिंगलटन सेट सी, फिर ए बी, फिर बी सी, फिर ए और सी, और फिर पूरा का पूरा ए बी सी, और एक फाई सेट। तो बच्चे ये सारे हो गए पावर सेट्स के सेट। अब ये पावर सेट्स में हमें देखनी है कि क्या तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, क्या कोई खुद खुद से रिलेशन रख रहा है, तो बिल्कुल रख रहा है। ए खुद का तो सबसेट होगा, देखो रिलेशन का साइन ये वाला दिया हुआ है, मतलब इस साइन में 3 बातें प्रूव करनी है, तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है इस साइन को लेते हुए, इसे गई एंटी सिमेट्रिक और इसे ही ट्रांजिटिव। तो बच्चे आप देख सकते हैं क्लियरली, ये जैसे ए सेट में ये लूँ तो बच्चे ये खुद का सबसेट है ही, तो ए इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। ऐसे बी ले लो तो बी भी सबसेट है बी का, सी भी सबसेट है सी का, यानी सबसेट रिलेशन के लिए हर एलिमेंट हर सेट खुद का सबसेट है। तो दैट मीन क्योंकि हर एक सेट खुद का सबसेट तो होता ही है, तो बच्चे आप कह सकते हो ये सिमेट्रिक, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी तो रख रहा है। अब ट्रांजिटिव वो एंटी सिमेट्रिक देखते हैं। बच्चे एंटी सिमेट्रिक में मैंने अभी अभी ऊपर बताया है, अगर ये दो चीज़ें पॉसिबल है तो ये दोनों बराबर होंगे, पर अगर ये पॉसिबल नहीं है तो भी एंटी सिमेट्रिक है। अब इसमें आप देख सकते हो, मान लो तुम ए सेट में ये लेते हो और बी सेट में ये लेते हो, तो बिल्कुल ए तो बी में जा रहा है, ये जो ए सेट है वो तो इसमें जा रहा है क्योंकि ए एलिमेंट ये भी रखता है, तो ये तो चला जाएगा। पर क्या ये इसमें जा रहा है? नहीं, क्योंकि इसमें तो ए बी एलिमेंट है और इसमें सिर्फ ए ही है, तो ए और बी एलिमेंट इस ए सेट में नहीं जाएंगे, दोनों तो नहीं जा रहे ना, तो यानी बी तो सबसेट नहीं हो रहा है ए का। और अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये भी नहीं होगी, तो भी प्रॉपर्टीज एंटी सिमेट्रिक रहेगी, क्योंकि अगर ये दोनों हैं तो ये होना चाहिए, और अगर ये नहीं है तो भी प्रॉपर्टी एंटी सिमेट्रिक है। तो आप यही कहेंगे इफ़ ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए, तो वी हैव हमारे पास होना चाहिए ए और बी, तब देन इट इज़ एंटी सिमेट्रिक। पर अगर ये दोनों नहीं है तो भी एंटी सिमेट्रिक है। तो उसने डेफिनेशन कोई लिखा है, बस आप उसको लिख देना अपने शब्दों में कि ये इसमें कोई भी सेट ऐसा नहीं है जो एक दूसरे का सबसेट हो और दूसरा पहले का, तो इसका मतलब फिर दोनों का बराबर होना भी जरूरी नहीं है, तो इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी रख रहा है। तीसरा बच्चे, अगर ए सबसेट है बी का, अब जैसे मैं कहूँ ये ए है ये बी है मान लो, और ये सी है, ए जा रहा है बी में, बी जा रहा है सी में, बिल्कुल जा रहा है, तो ए जाएगा सी में, बिल्कुल जा रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी रख रहा है। तो सीधा डेफिनेशन लिखनी है, ए जा रहा है बी में, बी जा रहा है सी में, तो वी हैव ए जा ही रहा है सी में, तो एंड्स इट इज़ ट्रांजिटिव। और अगर तीनों हो गई तो आप कह सकते हो कि पावर सेट हमेशा इस रिलेशन के लिए एक पो सेट बनाएगा ही बनाएगा, यानी पी एस खुद एक पो सेट का काम कर रहा है, तो पी एस कोमा ये वाला निशान इज पो सेट, तो बच्चे इसे ही बोलेंगे पार्शली ऑर्डर सेट। तो पेपर में सेक्शन ए में पूछ सकते हैं, एक डेफिनेशन दे लिखिए ना आप। उसके बाद है बच्चे कंपेरेबल एलिमेंट्स और नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स। कंपेरेबल एलिमेंट्स को सी ई से और नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स को एन सी ई से। अब कंपेरेबल एलिमेंट्स का मतलब है कि अगर अपने पास कोई पार्शली ऑर्डर सेट है ए, उससे आपने कोई दो एलिमेंट लिए ए और बी, अगर वो ए और बी एलिमेंट का कंपैरिजन किया जा सकता है, कंपैरिजन का मतलब हम बता सकते हैं कि इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा, चाहे बी बड़ा हो चाहे ए बड़ा हो, तो फिर वो कंपेरेबल है। और अगर हम ना बता पाएँ कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो वो नॉन कंपेरेबल है। अब अलग अलग टाइप के रिलेशन के लिए कंपेरेबल और नॉन कंपेरेबल का मतलब अलग अलग हो सकता है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो पेपर में ये सारी चीज़ें सेक्शन ए में 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है, तो आप इस तरीके से डेफिनेशन, तो मैं ये वाला चैप्टर ऊपर ऊपर से करवा रहा हूँ, पूरा तरीके से नहीं करवाऊंगा, पर इतना समझ बन जाएगी कि पेपर में अगर इससे रिलेटेड कुछ आ जाता है तो आप लिख सकते हैं। अब जैसे अपने को एक एग्जांपल दिया हुआ है, ए में कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं और वो कह रहा है उसके अंदर डिविजिबिलिटी रिलेशन के लिए कंपेरेबल एलिमेंट्स और नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स फाइंड आउट करो। तो हमें कंपेरेबल और नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स निकालने हैं इस सेट के लिए, और जो रिलेशन दिया हुआ है वो डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब कि वो एलिमेंट दूसरे को डिवाइड पूरा पूरा करता है या नहीं, डिविजिबिलिटी का मतलब डिवाइड करना। तो बच्चे इसके मैंने ऑर्डर सेट बनाए, देखो इज ऑर्डर्ड बाय, ऑर्डर का मतलब इसके पेयर बनाओ, ऑर्डर्ड पेयर बनाओ वो वाले जो आपस में डिविजिबल हो। अब जो डिविजिबल है वो तो कंपेरेबल है, और जो डिविजिबल नहीं है वो नॉन कंपेरेबल है, क्योंकि देखो कंपैरिजन का मतलब क्या है कि हम एक का दूसरे से कुछ रिलेशन बता पाएँ। अगर वो इसको डिवाइड कर रहा है तो हम कह सकते हैं ना कि ये डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी के लिए अगर कंपेरेबल और नॉन कंपेरेबल निकालने हैं तो कंपेरेबल में तो वो पेयर लेंगे जो एलिमेंट दूसरे को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, और नॉन कंपेरेबल में वो एलिमेंट लेंगे जो दूसरे को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता। तो छांटते हैं हम, जैसे 1 2 को, 1 बिल्कुल 1 तो सभी को डिवाइड करता है, तो 1 2 को भी करता है, 1 3 को भी करता है, 1 5 को भी करता है, 1 6 को भी करता है, 1 10 को भी करता है, 1 15 को भी करता है और 1 30 को भी करता है। तो ये सारे कंपेरेबल एलिमेंट्स हैं, ऊपर हेडिंग लगी हुई है कंपेरेबल एलिमेंट्स। फिर
2 3 को नहीं करता, 2 5 को नहीं करता, 2 6 को डिवाइड करता है तो 2 का 6 से लिया, 2 10 को भी करता है लिया, 2 30 को भी करता है तो लिया, पूरा पूरा डिवाइड। तो ये भी 3 आएंगे कंपेरेबल एलिमेंट्स में। फिर 3 देखो किस किस को करता है, 3 6 को करता है, 3 15 को करता है और 3 30 को करता है। तो 3 6 को, 3 15 को, 3 30 को। फिर 5 10 को, 15 को और 30 को। तो 5 10 को, 15 को और 30 को। 6 जो है वो सिर्फ 30 को पूरा पूरा डिवाइड करता है, तो 6 सिर्फ 30 को पूरा पूरा डिवाइड। तो कहीं आप सोचो 6 10 को भी डिवाइड तो कर ही रहा है, डिवाइड कर रहा है, पूरा डिवाइड नहीं कर रहा। तो 6 30 को ही पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, 10 सिर्फ 30 को पूरा पूरा डिवाइड और 15 सिर्फ 30 को पूरा पूरा डिवाइड। तो इस तरीके से आपने वो पेयर बनाए जिनको आपस में कंपेयर किया जा सकता है डिविजिबिलिटी के बेस पे। अब नॉन कंपेरेबल में वो ले लो जो एक दूसरे को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करते, जैसे 2 3 को नहीं करता, 2 5 को नहीं करता, 2 15 को नहीं करता। ऐसे ही 3 5 को नहीं करता, 3 10 को नहीं करता। फिर 5 की बात करें तो 5 6 को नहीं करता, 5 बस 5 6 को नहीं करता। फिर बचे 6, देखो किसको नहीं करता, 6 10 को नहीं करता, 6 15 को नहीं करता, और ऐसे 10 जो है वो 15 को नहीं करता। तो ये सारे नॉन कंपेरेबल एलिमेंट है और ऊपर वाले सारे के सारे कंपेरेबल एलिमेंट्स है। अगला आता है बच्चे लीनियरली ऑर्डर सेट या टोटली ऑर्डर सेट। लीनियरली ऑर्डर सेट किसको कहते हैं? उसके लिए हमने कोई ऑर्डर सेट लिया ए, अगर इस ए सेट को आपको बोलना है लीनियरली ऑर्डर्ड या टोटली ऑर्डर सेट, तो क्या कहता है डेफिनेशन? इफ़ एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर कंपेरेबल। अगर कोई सेट ऐसा हो जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे कंपेरेबल एलिमेंट्स हों, मतलब उनमें कोई भी नॉन कंपेरेबल एलिमेंट ना हो, तो फिर उस सेट को क्या कहेंगे? लीनियरली ऑर्डर सेट। फॉर एग्जांपल जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स का कोई सेट ले तो विद यूजुअल ऑर्डर लेस देन इक्वल टू, तो इज़ अ LOS यानी लीनियरली ऑर्डर सेट। क्यों कह रहा है ये? देखो मैं आपको बात समझाऊं। एक हमने पॉजिटिव इंटीजर का सेट ले लिया। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब जेड प्लस का मतलब सिर्फ उसमें पॉजिटिव इंटीजर होंगे, जीरो तो न्यूट्रल एलिमेंट होता है। और इसमें वो रिलेशन ले रहा है ये वाला साइन, यानी हर एक एलिमेंट दूसरे वाले से छोटा है, बिल्कुल है। 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 4 से, यानी आप कंपेयर कर पा रहे हो कि इसमें हर आने वाला अगला एलिमेंट इस पहले वाले से बड़ा ही होगा। तो बच्चे इसका मतलब हर एक एलिमेंट कंपेरेबल है, जितने भी पेयर बनाओगे वो सारे कंपेरेबल हैं। उसमें हम बता पाएंगे बड़ा छोटा, जैसे 1 का 10 से कंपैरिजन करें तो 10 ही बड़ा होगा 1 से। तो आप इस रिलेशन के लिए इसमें बता सकते हो कि इसमें 1 के बाद वाले जितने भी एलिमेंट है वो उससे पहले वाले एलिमेंटों से छोटे ही होंगे, बड़े ही होंगे। तो इसका मतलब जेड प्लस के सारे एलिमेंट कंपेरेबल हैं। तो इसका मतलब ये कैसा सेट है? लीनियरली ऑर्डर सेट। LOS का मतलब लीनियरली ऑर्डर सेट। फिर कुछ उसने एग्जांपल और लिखा। एक सेट लिया आई नाम का जिसमें 1 2 3 अप टू एंड सोन इनफाइनाइट एलिमेंट है, और वो कह रहा है डिविजिबिलिटी के बेस पे ये 4 ऑप्शन चेक करो। तो बच्चे हमने सबसे पहला ऑप्शन दिया 2 4 8। अब 2 4 8 अगर इसका एक सबसेट ले लिया उसने और वो कह रहा है इसको बताओ वो लीनियरली ऑर्डर सेट है या नहीं, तो हमने चेक किया बच्चे 2 डिविजिबिलिटी के बेस पे, रिलेशन डिविजिबिलिटी है। तो 2 4 से भी पूरा पूरा डिवाइड है, 2 8 से भी पूरा पूरा डिवाइड है, 4 भी 8 से पूरा पूरा डिवाइड है। इसका मतलब इसमें जो भी 3 पेयर हो सकते थे वो तीनों के तीनों LOS है, यानी सारे के सारे डिविजिबल एक दूसरे को करते हैं। इसका मतलब ये कंपेरेबल है एक दूसरे को, मतलब पहले वाला दूसरे वाले को पूरा पूरा डिवाइड करता है। ऐसे ही 3 6 9 11 की बात करें तो 3 6 को तो करता है, 3 9 को तो करता है, पर 3 11 को नहीं करता। तो इसका मतलब 11 जो है वो नॉट डिविजिबल बाय एनीवन, यानी 11 को जिस भी पेयर में रखेंगे, चाहे 3 के साथ, चाहे 6 के साथ, चाहे 9 के साथ, वो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो इसमें सारे एलिमेंट कंपेरेबल नहीं है, तो ये एक LOS नहीं है। तो हमने लिखा सेकंड सेट इज नॉट LOS, ये LOS नहीं है। थर्ड, सिर्फ एक 1 सिंगलटन सेट लिखा हुआ है, सिंगलटन सेट में यही एलिमेंट है तो ये खुद को तो डिवाइड करेगा ही करेगा, तो डिविजिबिलिटी के बेस पे ये एक LOS है। तो सिंगलटन सेट हमेशा क्या होते हैं? लीनियरली ऑर्डर सेट। ऐसे इसकी बात करो 2 4 को करता है, 2 6 को भी करता है, 2 8 को भी करता है, 2 10 को भी करता है, 4 6 को नहीं करता। तो इसका मतलब ये वाला सेट कंपेरेबल नहीं है। तो इसमें लिखा दिया उसने 4 6 को नहीं करता, ऐसे ही 6 8 को नहीं करता। तो अगर एक आधे भी नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स मिल गए तो वो कुल मिलाकर लीनियरली ऑर्डर सेट नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको अच्छे से इस सेट के लिए, इस चैप्टर के लिए पढ़नी है। फिर उसने ये सारी चीज़ें लिख दी बच्चे। उसके बाद अपर बाउंड और लोअर बाउंड यहाँ से देखने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल भाषा में और डायग्राम में समझा रहा हूँ, तो आपको वो डायरेक्ट समझना है। तो ऐसे कोई भी डायग्राम दे देगा आपको और कहेगा कि इसमें बताओ कि इसके अंदर अपर बाउंड कौन है, लोअर बाउंड कौन है। अब थोड़ा बहुत आपने बच्चे मेजर थ्योरी भी पढ़ी हुई है लास्ट ईयर, या आपने थोड़ा बहुत BSc थर्ड ईयर भी पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए सुप्रीमम। वैसे सुप्रीमम का एक नाम होता है लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड यानी अपर बाउंड में जो सबसे छोटा होगा उसे बोलेंगे सुप्रीमम,
और इन्फीमम का एक नाम होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, GLB, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा होगा उसको बोलते हैं हम इन्फीमम। अब बच्चे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जिससे तुम्हें थोड़ा सा इन्फीमम सुप्रीमम क्लियर होए, और फिर मैं आपको ये समझाता हूँ ये जो भी नोट्स में बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो हमें इस चैप्टर को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना, जिसको आज ख़त्म कर देंगे। बच्चे जैसे मान लो ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल की खासियत होती है कि उसमें जो ये बाउंड्री पे पॉइंट्स होते हैं वो एक्चुअल में अंदर ना होकर जस्ट बाहर होते हैं। इस तरफ मिलते हैं अपर बाउंड और इस तरफ मिलते हैं लोअर बाउंड। तो अपर बाउंड में सबसे बड़ा, अपर बाउंड में सबसे छोटा, इस तरफ अपर बाउंड है और उसमें सबसे छोटा ये है, तो इसे बोलेंगे लीस्ट अपर बाउंड यानी सुप्रीमम। ऐसे ही इस तरफ लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड में सबसे बड़ा ए है, तो लोअर बाउंड में सबसे बड़ा ये ए है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को क्या बोलते हैं? इन्फीमम। इस तरीके से इन्फीमम या सुप्रीमम निकालते हैं किसी इंटरवल के लिए। अब अगर क्लोज्ड होता तो ए और बी अंदर ही होते। इस केस में भी अपर बाउंड तो इस तरफ और लोअर बाउंड इस तरफ। लोअर बाउंड में सबसे छोटा अभी भी यही है, बस वो सेट के अंदर है, तो सुप्रीमम इन्फीमम सेट के अंदर भी हो सकते हैं और बाहर भी, तो सुप्रीमम अभी भी यही है और इन्फीमम अभी भी ये है। बस इस एग्जांपल में इन्फीमम सुप्रीमम सेट से बाहर थे और इसमें सेट के अंदर है। अब अगर कोई फाइनाइट सेट हो तो अंदर ही होंगे, जैसे मैंने ये बना दिया। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन है भाई? 1, यानी इस तरफ थे लोअर बाउंड और उनमें सबसे बड़ा ये है, तो 1 हमारा क्या हो गया? इन्फीमम। और इस तरफ अपर बाउंड में सबसे छोटा ये, तो ये हमारा क्या हो गया? सुप्रीमम। तो कोई फाइनाइट सेट है तो उसका इन्फीमम भी अंदर और सुप्रीमम भी अंदर। तो इस तरीके से हम उनके इन्फीमम सुप्रीमम किसी भी इंटरवल या सेट के लिए चेक कर सकते हैं। तो बच्चे इनकी डेफिनेशन कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बस इसके क्वेश्चन समझो। तो मैं आपको इसका क्वेश्चन समझाता हूँ, जैसे पेपर में किस तरीके से पूछ सकते हैं आपसे। तो उसने पहला क्वेश्चन पूछा, कंसीडर द पो सेट, कंसीडर द पो सेट ए। आपको एक पो सेट दिया हुआ है ए नाम से, जिसमें कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ABCDEFG, बी ऑर्डर्ड पेयर के रूप में देख लेंगे। और बी सेट दिया हुआ है, इसमें से कुछ एलिमेंट छांट लिए CD और E। वो कह रहा है फाइंड अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ बी। अब बी सेट का अपर बाउंड और लोअर बाउंड बताओ। अब बच्चे बी सेट के अपर बाउंड और लोअर बाउंड, सुप्रीमम इन्फीमम नहीं पूछ रहा, वो अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड पूछ रहा है बी के। तो इसके लिए आपको ये डायग्राम बना हुआ दिया हुआ है, तो ये अपनों ने कोई याद नहीं रखना, ये डायग्राम उसने बना के दिया है। अब अपर बाउंड किसे कहेंगे? डायग्राम के अंदर बच्चे अपने को देखना है। तो डेफिनेशन जो मैंने नहीं पढ़ाई उसका मीनिंग समझना। अगर हमें बी सेट के अपर बाउंड निकालने हैं तो बी सेट में जितने भी एलिमेंट है, बी में कौन कौन है बच्चे? CD और E, ये वाले 3 एलिमेंट बी के हैं, और जबकि ए में तो ये सारे एलिमेंट हैं। तो वापस सुनो, मुझे बी सेट के, क्योंकि उसने बोला है बी सेट के लिए अपर बाउंड और लोअर बाउंड बताओ कौन कौन है। तो बच्चे बी सेट के ये जो 3 एलिमेंट हैं, इन तीनों एलिमेंट से जस्ट ऊपर की तरफ अपर में जो एलिमेंट दिख रहे होंगे, और या वही एलिमेंट जो देखो इस बी में 3 एलिमेंट है CD और E। अब जो ये E है वो बी के सभी एलिमेंट के या तो बराबर या उनसे बड़ा, और F और G भी बी के सारे एलिमेंट से बड़े या बराबर। तो बच्चे यहाँ पर जो अपर बाउंड में आएंगे वो क्या क्या आएंगे? E, F और G। हालांकि बी के अंदर E भी है, पर E एलिमेंट इनके बी के सारे एलिमेंटों के या तो बराबर है या उनसे बड़ा है। अब E C और D से बड़ा है, बड़े से मतलब क्या है? ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये इससे ग्रेटर देन है, बड़ा है। अपर की तरफ मिल रहे हैं और नीचे की तरफ मिल रहे हैं लोअर बाउंड। तो ऊपर की तरफ मिल रहे हैं अपर बाउंड और नीचे की तरफ मिल रहे हैं हमें लोअर बाउंड, और हमें बी सेट के लिए अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकालने हैं। तो अपर बाउंड की डेफिनेशन कहती है कि हमें ए सेट में, मतलब ए सेट से मतलब हमें उस बी सेट के लिए कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट के बराबर हो या उनसे बड़े हों, वो सारे के सारे अपर बाउंड के लाएंगे उस सेट के। तो हमने E, F और G 3 एलिमेंट लिए ए सेट से, तो जिसका अपर बाउंड निकालते हैं उससे बड़े वाले सेट से एलिमेंट लेते हैं, और वो एलिमेंट लेते हैं जो उस सेट के एलिमेंट्स के या तो बराबर हो या उनसे बड़े हो। तो बच्चे हमने बोला E, F और G, ए में 3 ऐसे एलिमेंट है, 3 एलिमेंट E, F और G ए में ऐसे है जो तीनों के तीनों एलिमेंट या तो बी सेट के बराबर है। अब जैसे E जो है वो E के बराबर है, बी सेट के अंदर जो E है उसी के बराबर E है। तो E, F, G, B लिखा भी मैंने शब्दों में, E, F और G बी के सारे एलिमेंट से बड़े या बराबर है। तो अपर बाउंड में कौन कौन आ गया? E, F और G। तो बच्चे ये आ गया आंसर अपर बाउंड का। फिर लोअर बाउंड की बात करें तो बच्चे लोअर बाउंड की डेफिनेशन है कि बी सेट ए से कोई ऐसे एलिमेंट पिक करो जो बी के सारे एलिमेंटों के या तो बराबर हो या उनसे छोटे हो। अब C और D इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि C और D फिर E तो रह गया ना बच्चे, तो लोअर बाउंड में सिर्फ A और B आएगा, क्योंकि A और B कैपिटल A में ऐसे दो एलिमेंट है जो बी सेट के सभी एलिमेंटों से छोटे हैं।
सभी एलिमेंटों से क्या है, छोटे। ई उधर इसलिए ले पाए क्योंकि ई एक्चुअल में ई के या तो बराबर है, या तो बी एलिमेंटों के में किसी के एलिमेंट के बराबर है, या उनके सारे एलिमेंटों से बड़ा है, तो वो अपर बाउंड में चला गया। पर लोअर बाउंड में हम सिर्फ वो बंदे लेंगे जो बी के सारे एलिमेंटों के या तो बराबर हो या छोटे। अब सी और डी ले लेंगे तो सी और डी ई को ई से छोटे कोई है, तो इसलिए सी और डी को लोअर बाउंड में नहीं ले पाएंगे। तो सिर्फ लोअर बाउंड में कौन कौन आएगा, ए और बी। तो ए और बी क्या हो जाएंगे इस बी सेट के लिए, लोअर बाउंड। तो थोड़ा सा मैं डेफिनेशन पढ़ाता हूँ जिससे आपको ये बात थोड़ी सी लिखनी और समझ में आए, हालांकि मुश्किल नहीं है। तो अपर बाउंड की डेफिनेशन देखो आप अपने नोट्स में। कोई सेट बी है जो सबसेट है किसी पो सेट ए का, यानी ए जो है वो पार्शियली ऑर्डर सेट है और उसका एक सबसेट लिया बी। फिर हमें कोई एलिमेंट ए में ऐसा पिक करना है, इज कॉल्ड अपर बाउंड। उस एक्स जो कि ए से लिया है उसे हम अगर अपर बाउंड कहना चाहेंगे बी सेट का, तो कब कहेंगे, अगर वो एक्स एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट, देखो एवरी वाई बिलोंग्स टू बी, बी से जितने भी एलिमेंट हैं और जो एक्स हमने ए से लिया है वो एक्स या तो बी के एलिमेंटों के बराबर हो या उनसे सिर्फ बड़ा हो, तो वो एलिमेंट एक्स बी सेट के लिए क्या कहलाएंगे, अपर बाउंड। ऐसे लोअर बाउंड की डेफिनेशन कहें तो बी एक सबसेट है पो सेट ए का, और कोई एलिमेंट जेड लिया हमने ए में इस तरीके से कि वो जेड बी के सारे एलिमेंटों से या तो छोटा हो या बराबर हो, तो बच्चे इस केस में जेड जो है वो फिर बी सेट का क्या कहलाएंगे, लोअर बाउंड। तो यहाँ पर हमने देखा कि ए और बी ही दो एलिमेंट ए में ऐसे हैं जो बी के सारे एलिमेंटों से या तो छोटे या बराबर है। तो ए और बी बराबर तो किसी के भी नहीं है, बस छोटे हैं सभी से, तो ए और बी इसमें क्या कहलाएंगे, लोअर बाउंड। अब कोई बच्चा कहता है सी और डी भी लोअर बाउंड में लो, भाई ले तो लें, पर सी और डी बी के सारे एलिमेंटों से छोटे नहीं हैं, जबकि हमने डेफिनेशन में लिखा है बी के सारे एलिमेंट, फॉर एवरी बी के सारे एलिमेंट जो हैं वो बड़े होने चाहिए उस ए वाले एलिमेंट के। तो ए से हम जो जेड ले रहे हैं वो सबसे छोटा एलिमेंट होना चाहिए बी के सारे एलिमेंटों से, ज़्यादा ज़्यादा बराबर हो सकता है, तो इसलिए हम सी डी को इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि सी और डी लेने पर वो ई सेट जो ई है उसके लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस वजह से हम सिर्फ ए और बी ही लोअर बाउंड में ले पाएंगे। अब जैसे और एग्जांपल करते हैं, थोड़ी बात और क्लियर हो जाएगी। अभी पेपर में आने वाला काम नहीं है, ये सेक्शन ए में ही आएगा। अभी आगे जो एक न्यूमेरिकल किया हुआ है वो अपने सेक्शन सी में देखने को मिल सकता है, तो आप वीडियोस को टपाएंगे नहीं, इसको देखेंगे, क्योंकि बच्चे ये इंपॉर्टेंट है। बस फास्टली इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक क्वेश्चन इसमें से भी सेक्शन सी में देखने को मिल सकता है, तो वो मैं पार्ट बताऊँगा। अभी आपको एक ए सेट दिया हुआ है जिसमें ये 6 एलिमेंट दिए हुए हैं, बी सेट में सिर्फ 3 और 4 दिया हुआ है, और वो कह रहा है अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकालो बी के, और जो सीरीज़ दे रखी है वो यूँ दे रखी है, और इसकी तो हम खुद भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 को छोटे से बड़े क्रम में यूँ ही बनाएंगे। बी में 3 और 4 है वो भी हमें दिख रहा है। अब देखो अपर बाउंड निकालने हैं बी के, तो 3 और 4 ये तो बी हो गया। मुझे बताओ इस ए में ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो इन 3 और 4 से बड़े हैं या बराबर हैं, तो 4 भी लेंगे, क्योंकि 4 लेने पर वो 4 या तो इस 4 के बराबर है या 3 से भी बड़ा है। तो 4 5 और 6 ये तीनों ए के वो एलिमेंट हैं जो बी के हर एलिमेंट के या तो बराबर या उनसे बड़े हैं। तो बच्चे इस केस में 4 5 और 6 क्या हो गया, अपर बाउंड। और लोअर बाउंड की बात करें तो बच्चे हमें देखना है कि 3 और 4 से ऐसे छोटे एलिमेंट कौन कौन से हैं जो या तो इस सेट के बराबर हों या उनसे छोटे हों। तो 3 भी लेंगे, क्योंकि 3 या तो इस वाले बी सेट के 3 के बराबर है या वो 3 उस 4 से भी छोटा है। तो 1 2 और 3 ए के ये 3 एलिमेंट हैं जो बी सेट के सारे एलिमेंटों के या तो बराबर या उनसे छोटे हैं। तो फिलहाल 3 तो 3 के बराबर है, और अदरवाइज 1 2 3 छोटे ही हैं बी के सारे एलिमेंटों से। तो बच्चे लोअर बाउंड में आ गया 1 2 और 3। ऐसे अगला एग्जाम्पल और देखते हैं। एक ऐसी स्ट्रक्चर दे रखी है हमें, और बी में सिर्फ सी सेट है यानी ये वाला एलिमेंट है, और ए में तो ये चारों ही हैं, और वो कह रहा है अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकालो बी के। तो बच्चे बी में तो सिर्फ सी है, मुझे देख कर बताओ कि इस डायग्राम में ऐसे कौन कौन से ए में एलिमेंट है जो इस बी सेट के या तो बराबर या बड़े। तो सी खुद सी के बराबर है और डी जो है वो सी से बड़ा है, तो इसका मतलब सी और डी अपर बाउंड हो गए। और लोअर बाउंड की बात करें तो सी से छोटे या सी को रखने वाले, तो बच्चे सी को रखने वाला तो सी खुद है, और ए और बी छोटे हैं सी से, तो ए और बी और सी इसके लोअर बाउंड आ गए। आगे यही डेफिनेशन अपनों ने लीस्ट अपर बाउंड और उसकी लिख रखी है, सुप्रीमम की या इन्फीमम की, तो वो मैं आपको थोड़ा सा समझा चुका हूँ। डेफिनेशन वही लिखी हुई है जो लोअर बाउंड और अपर बाउंड की है, बस वर्ड में क्या कह दिया, एक्स को अगर ए का तुम्हें लीस्ट अपर बाउंड चुनवाना है तो वो कब कहेंगे, जब वो एक्स सभी बी के सभी एलिमेंट से छोटा या बराबर, यानी वही डेफिनेशन लिखी हुई है अपर बाउंड की, बस यहाँ पर एक्स को वो क्या बोल रहा है, लीस्ट अपर बाउंड में सबसे छोटा, और ऐसे ही सुप्रीमम इन्फीमम के लिए सबसे बड़ा।
तो ये चीज़ मैंने ऊपर ऊपर आपको थोड़ी सी समझाई थी बस उसके थ्रू, ये पेपर में नहीं पूछने वाला। तो इतने को डायग्राम में समझते हैं सुप्रीमम इन्फीमम क्या होते हैं। तो हमने अभी अभी अपर बाउंड लोअर बाउंड तो सीखे ही हैं, तो पहले तो वही अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकालेंगे, और उसमें से इन्फीमम सुप्रीमम किसको कहेंगे वो देखते हैं अभी। तो बच्चे वो कहता डिटरमाइन, आपको एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालना है और लोअर अपर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड निकालना है। एक बी सेट दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है बच्चे। तो अब देखो उसने डायग्राम खुद से बना रखे हैं, एक ऐसे बड़ा सारा डायग्राम बना रखा है। ए में तो कई सारे एलिमेंट है सारे के सारे, और बी में सिर्फ ए बी सी है। अब बच्चे पहले तो इसके अपर बाउंड निकालो। ए बी सी में से तुम्हें कौन सा एलिमेंट ऐसा दिख रहा है जो इनके एलिमेंट के बराबर या इनसे बड़ा है, तो सी डी और ई, तो अपर बाउंड तो हो गए सी डी। लोअर बाउंड की बात करें तो बच्चे सिर्फ के आएगा, तो लोअर बाउंड में सिर्फ के आएगा क्योंकि के ही ऐसा है जो बी के सारे एलिमेंटों से छोटा है। फिर बच्चे लीस्ट अपर बाउंड की बात करें तो अपर बाउंड में सबसे छोटा, अब अपर बाउंड 3 निकले थे और उनमें सबसे छोटा सी है, तो ये सी क्या हो गया हमारा लीस्ट अपर बाउंड, या इसको कह दो सुप्रीमम। ऐसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, बच्चे लोअर बाउंड 2 ही निकले थे, लोअर बाउंड एक ही निकला था के, और वही हमारा लीस्ट अपर बाउंड है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो उसको ही हम क्या कहेंगे इन्फीमम, क्योंकि एक ही है तो यही हमारा इन्फीमम हो गया। ऐसे इस एग्जाम्पल में आ जाओ, जैसे 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, बी में मान लो 2 और 3 एलिमेंट है, तो 2 और 3 से जस्ट बड़े एलिमेंट, तो 3 4 और 5, ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो बी के एलिमेंटों के बराबर या उनसे बड़े हैं, तो अपर बाउंड तो 3 4 5 हो गया। और 3 4 5 में सबसे छोटा कौन है 3, तो 3 हमारा हो गया लीस्ट अपर बाउंड, या इसको कह दो सुप्रीमम। ऐसे लोअर बाउंड में बात करें तो 3 और 4, 2 और 3 से जस्ट छोटे, तो 1 और 2 आ जाएंगे बच्चे लोअर बाउंड, और लोअर बाउंड में सबसे बड़ा, तो 1 और 2 लोअर बाउंड है, उनमें सबसे बड़ा 2 है, तो 2 हमारा हो गया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी इन्फीमम। तो इस तरीके से आप इनके क्वेश्चनों में इन्फीमम सुप्रीमम लोअर बाउंड अपर बाउंड निकाल सकते हो। ऐसे अगला एग्जाम्पल और है, क्वेश्चन यही है 2 3 4 के लिए। बच्चे 2 3 4 के लिए अगर अपर बाउंड की बात करें तो 4 और 5, और 2 3 4 के लिए अगर लोअर बाउंड की बात करें तो 1 और 2। अच्छा सुप्रीमम की बात करें तो अपर बाउंड में सबसे छोटा कौन है 4, तो 4 हो गया हमारा लीस्ट अपर बाउंड यानी सुप्रीमम, और 1 और 2 में सबसे बड़ा कौन है 2, तो 2 हमारा हो गया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी इन्फीमम। तो इस तरीके से आप इन्फीमम और सुप्रीमम निकाल सकते हो। अब अगला ये जॉइन और मीट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है तो छोड़ते जाओ, लेटिस पढ़ लो। बच्चे लेटिस किसको कहता है, वो अ लेटिस एल इज़ अ पोसेट, कोई लेटिस एल है वो एक पोसेट का ही पार्ट है, इन विच एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट हैज़, जो भी पेयर बनाएंगे हम एलिमेंट्स के वो लीस्ट अपर बाउंड यानी सुप्रीमम और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी इन्फीमम रखते होंगे। यानी लेटिस के लिए इन्फीमम और सुप्रीमम का होना जरूरी है। तो किसी पेयर के अंदर अगर इन्फीमम सुप्रीमम हमारे को एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे लेटिस। लेटिस को डिनोट किससे करते हैं कैपिटल एल से। अब इसमें ना 2 टर्म्स हैं जॉइन और मीट, इसको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझो बच्चे ये जो और का साइन है इसको यूनियन के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। जॉइन भी बोलते हैं, मैंने जब आपको फॉर्मल लॉजिकल वाला चैप्टर करवाया था तब उसमें बताया था। और इसे बोलते हैं मीट या एंड, या इसके लिए इंटरसेक्शन का साइन यूज़ करेंगे। तो याद रखना ये साइन का मतलब अब इंटरसेक्शन है और इस साइन का मतलब यानी यूनियन है। तो वो क्या कहता है डेफिनेशन या जॉइन में, वो कहता है आपने एल से 2 एलिमेंट लिए जैसे ए कोमा बी रूप का ऑर्डर पे है, तो ए यूनियन बी करेंगे तो इसको बोलेंगे जॉइन, और ए इंटरसेक्शन बी यानी ए एंड बी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे मीट। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अच्छा लेटिस को डिनोट किससे करते हैं बच्चे, लेटिस को डिनोट करते हैं एल और एंड। तो लेटिस का रिप्रेजेंटेशन है सेट का नाम यानी एल, और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर। थोड़ा सा इन लाइनों को बताऊं तो जो ऑर्डर्ड पेयर ए और बी लिया है उनमें से जो सबसे बड़ा होगा वो हमारे लिए ए और बी यानी ए यूनियन बी का काम करेगा, और इन दोनों में जो छोटा होगा वो हमारे लिए ए एंड बी का काम करेगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। मेन अब आगे वाला जो काम है प्रॉपर्टीज़ हैं और उसके भी आप पे हम एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, वो पेपर में आया हुआ है तो वो मैं आपको करवा देता हूँ। तो बच्चे लेटिस में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेटिस कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी रखता है यानी ए एंड बी को आप बी एंड ए और बी को बी और ए लिख सकते हो। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का मतलब ब्रैकेट शिफ्ट, तो ए एंड बी एंड सी ब्रैकेट शिफ्ट हो जाएगा बी एंड सी पे, ऐसे ही और के लिए भी ब्रैकेट शिफ्ट हो जाएगा बी और सी पे। एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी ध्यान से समझना बच्चे, ए एंड ए और बी जो चीज़ 2 बार आ रही है वही बचेगा, जो सिंगल बार है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें बी एक ही बार था तो वो ख़त्म हो गया, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब बी एब्जॉर्ब, बी का मतलब ऐसे मत रटो बी एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऐसे रटो कि जो एक है वो ख़त्म हो जाएगा तो ए ही बचेगा क्योंकि वो 2 बार आ रहा है। ऐसे ही उल्टे कर दिए साइन, बाहर पहले और था अब एंड लगा दिया, यहाँ और था यहाँ एंड लगा दिया, और यहाँ एंड था यहाँ और लगा दिया। अभी भी ए और ए 2 बार है तो बचेगा कौन ए,
तो ये कहता है एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी। तो ये लेटिस की कुछ प्रॉपर्टी है जो पेपर में पूछी जा सकती है कि लेटिस की डेफिनेशन लिखो और उसकी प्रॉपर्टी, तो आप ये लिख कर आओगे। फिर आता है बाउंडेड लेटिस। बच्चे बाउंडेड लेटिस का मतलब होता है जिसमें इन्फिमम भी हो और सुप्रीमम दोनों एग्जिस्ट करे। अगर कोई लेटिस एल ऐसा है जिसमें अंदर इन्फिमम, देखो लिखा भी है ऊपर शॉर्ट फॉर्म में, सुप्रीमम एज वेल एज इन्फिमम एग्जिस्ट, अगर किसी लेटिस एल में इन्फिमम और सुप्रीमम दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम उसे लेटिस को क्या कहेंगे, बाउंडेड लेटिस। नॉर्मली हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट 1 को कह रहे हैं मान लो और लोएस्ट एलिमेंट 0 को, तो अगर किसी का लोएस्ट एलिमेंट 0 और ग्रेटेस्ट एलिमेंट 1 एग्जिस्ट कर रहा है उस एल में, तो उस एल को लेटिस के साथ साथ क्या कहेंगे, बाउंडेड लेटिस। इन्फिमम सुप्रीमम सिर्फ आ रहे हैं तो उसे बोलते हैं लेटिस एल, अगर उस एल में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसको कहेंगे बाउंडेड लेटिस। फिर एग्जाम्पल के तौर पर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर आई प्लस, अब पॉजिटिव इंटीजर यही सेट होता है 1 2 अप टू इन्फिनिटी। अब इसमें इन्फिमम यानी हमारे पास लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो है 1, पर सुप्रीमम इसका इन्फिनिटी आ रहा है यानी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये एक बाउंडेड लेटिस नहीं है। तो हमने लिखा इज नॉट अ बाउंडेड लेटिस बिकॉज लीस्ट एलिमेंट इज 1 बट ग्रेटेस्ट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें छोटा एलिमेंट 1 तो एग्जिस्ट कर रहा है पर बड़ा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। पावर सेट हमेशा होता है बाउंडेड लेटिस, क्यों, क्योंकि पावर सेट में एम्प्टी सेट जो होता है वो सबसे छोटा सेट और जो सब पूरा का पूरा खुद सेट होता है वो सबसे बड़ा सेट। तो इसका मतलब इसमें लोअर बाउंड सबसे छोटा लोअर बाउंड भी है, सबसे बड़ा इन्फिमम भी है और सुप्रीमम भी है। तो हमने क्या लिखा, द पावर सेट पी एस ऑफ सेट एस, और ऑपरेशन अगर एंड और लें तो फाई जो है वो लीस्ट एलिमेंट है और एस जो है वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, तो इसलिए पी एस हमेशा क्या कहलाएगा, बाउंडेड लेटिस। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं कि कौन बाउंडेड लेटिस है और कौन बाउंडेड लेटिस नहीं है। फिर बाउंडेड लेटिस की कुछ प्रॉपर्टी है, तो बच्चे ये प्रॉपर्टी याद रखने के लिए, ये तुम्हारे नोट्स में नहीं लिखा हुआ, तुम इसके साथ में ये लिख लेना। तुमने लेटिस से कोई भी एलिमेंट लिया ए, और अभी अभी बताया है मैंने थोड़ी देर पहले, इस और को हम एज अ यूनियन और इस एंड को एज अ हम इंटरसेक्शन देख रहे हैं। प्लस और को हमने इस बूलियन अलजेब्रा में प्लस और एंड को हमने क्या माना हुआ है, मल्टीप्लाई। और तुमने सारे ये लॉ पढ़े हुए हैं बूलियन अलजेब्रा में, A+1 आइडेंटिटी थ्योरम से 1 नहीं आता है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग इसको अगर मैं लेटिस की फॉर्म में लिखूँ तो A प्लस की जगह हम और का साइन यूज़ करते हैं 1 बराबर 1। तो ये रिजल्ट याद रखने हैं आगे की थ्योरम करने के लिए जो इंपॉर्टेंट है। तो A और 1 बराबर क्या होता है, 1। ऐसे आपने आइडेंटिटी लॉ पढ़ा हुआ है, A मल्टीप्लाई 1 बराबर यानी एलिमेंट इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू एलिमेंट। मल्टीप्लाई की जगह या डॉट की जगह हम किसका सिंबल यूज़ करते हैं, एंड का। तो A एंड 1 कितना होता है, A। तो इसको देखते हुए A+0 बराबर A, ये भी आइडेंटिटी लॉ था, एलिमेंट प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू एलिमेंट, प्लस की जगह और का सिंबल, तो A और 0 बराबर A। ऐसे ही आइडेंटिटी थ्योरम थी A मल्टीप्लाई 0 बराबर 0, मल्टीप्लाई की जगह एंड, तो A एंड 0 बराबर 0। तो ये चारों तुम्हें बाउंडेड लेटिस की प्रॉपर्टी होती है, याद रखनी है। उसके लिए तुम साइड में ये लिख लो जिससे तुम्हें ये याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो तुम तो यही याद रखो, बस प्लस की जगह और एंड की जगह ये डॉट की जगह एंड, बस जिससे तुम्हें याद रह जाए। अब आ जाओ, 2-3 थ्योरम है बस, उसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वो कह रहा है प्रूव दैट एवरी फाइनाइट लेटिस एल, आपको एक फाइनाइट लेटिस एल दिया हुआ है, फाइनाइट का मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम गिन सकते हैं, तो A1 से AN तक उसमें एलिमेंट दिए हुए हैं। कहता इज बाउंडेड, यानी प्रूव करो कोई भी फाइनाइट लेटिस जो होता है यानी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम गिन सकते हैं वो हमेशा एक बाउंडेड लेटिस होता है। बच्चे बाउंडेड लेटिस के लिए हमें सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों को एग्जिस्ट करवाना है। अब सुप्रीमम इन्फीमम एग्जिस्ट कैसे कराएंगे, आपको पता है इन सब का अगर यूनियन कर देंगे तो बड़ा एलिमेंट और इन सब का इंटरसेक्शन कर देंगे तो छोटा एलिमेंट। तो बच्चे उसने यही लिखा, क्योंकि फाइनाइट सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो गिनती के हैं और इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट निकालना है तो इस सारे एलिमेंटों का यूनियन कर दो यानी और के साइन लगा दो और इन सब के बीच में इंटरसेक्शन का साइन लगा दो तो वो सबसे छोटा एलिमेंट मिल जाएगा। तो इसमें छोटा एलिमेंट भी मिलेगा, बड़ा भी मिलेगा, या कह सकते हैं पता नहीं ना मैं किस क्रम में है, मान लो ये 1 है, ये 4 है और ये 3 है, तो आपस में अरेंजमेंट भी नहीं है, तो अरेंजमेंट करने के लिए यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज लगा दोगे। अब यूनियन इंटरसेक्शन का मतलब प्लस और मल्टीप्लाई से ही है, तो वो कर करा के जो सबसे छोटा एलिमेंट आएगा वो हमारा लीस्ट एलिमेंट हो जाएगा। तो लीस्ट एलिमेंट मिलेगा कैसे, जब इन सब का योर कर देंगे और जब इन सब का इंटरसेक्शन करेंगे तो सबसे छोटा एलिमेंट मिल जाएगा। तो इसमें छोटा एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है और बड़ा भी, यानी इन्फीमम भी एग्जिस्ट कर रहा है और सुप्रीमम भी। तो फाइनाइट लेटिस हमेशा कैसे लेटिस होते हैं, बाउंडेड लेटिस। तो ये लाइन लिखी हुई है, तो ये आप लिख कर आओगे। अच्छी थ्योरम है, सेक्शन बी में 4 मार्क्स में देखने को मिल सकती है। अब ये एक क्वेश्चन आया हुआ है बच्चे पेपर के अंदर, तो इसको प्रूव करेंगे। अभी नोट्स में कुछ कुछ लॉ नहीं लिखे हुए तो मैंने लिख दिए, तो तुम जब साथ साथ पढ़ो इसको तो ये लॉ सारे लिख देना। सबसे पहले पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस को कहते हैं, डेफिनेशन पूछ सकता है पेपर में, डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस। तो बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस किसको कहते हैं, अ लैटिस एल इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस। कोई लैटिस एल है, अगर उसको डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस कहना है तो कब कहेंगे,
अगर एनी एलिमेंट्स ए बी सी ऑफ एल, अगर हम एल से कोई 3 एलिमेंट लें और वो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यानी अगर कोई लेटिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रखता है तो उस लेटिस को क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, बाहर एंड है अंदर और, तो वो कहता है ए एंड बी, ये और एज इट इज़, और ए एंड सी, यानी जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम पढ़ते आ रहे हैं वही है। फिर इसको उल्टा कर दो, एंड को और कर दो और को एंड, तो अब खोल दो इसको, ए और बी एंड एज इट इज़, और ए और सी। तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉटिस की दो प्रॉपर्टीज़ को याद रखेंगे। अब अगला न्यूमेरिकल पेपर में आ जाता है बच्चे, तो ध्यान से देखना। और वो कहता है आगे कि लैटिस सेल अगर एग्जिस्ट नहीं करता, ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता, तो उसे नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस कहेंगे। जैसे कि पावर सेट जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन होता है, वो याद रखना है आपको एग्जाम्पल के तौर पे। उसके अंदर अगर आप एंड और से रिलेशन ना होगे तो वो ये वाली प्रॉपर्टीज़ रखेगा, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल आया हुआ है बच्चे न्यूमेरिकल एक बार 10 मार्क्स में, तो इसको ध्यान से देखना। रीजंस नहीं लिखे हुए थे, मैंने लिख दिए, तो ये आप साथ साथ नोट करते हुए और समझते हुए लिख देना। वो कह रहा है प्रूव दैट इन डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस दिया हुआ है, इसका मतलब इस वाली इनक्वालिटी में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो वो कहता है ये चीज़ इसके बराबर प्रूव करो। अब जहाँ पर ए बी सी एलिमेंट किसके हैं, एल के, लेटिस के। तो देखो ध्यान से, इधर वाले LHS में ब्रैकेट्स के अंदर एंड है और बाहर और है, और आंसर में लाना है इधर ब्रैकेट्स के अंदर तो कर देंगे और बाहर कर देंगे एंड। तो रिजल्ट तो याद रखा ही जा सकता है, ईजी से है। अब इसको प्रूव कैसे करें, तो हमने बच्चे ये पूरी LHS को बुला लिया। अब एक एक स्टेप ध्यान से देखना, आया हुआ है 10 मार्क्स में, तो यही क्वेश्चन के लिए मैंने आपको ये चैप्टर करवाया है मेन। तो बच्चे ये पूरी LHS बुला ली। सबसे पहले इसके अंदर मैं लगा रहा हूँ, देखो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस दिया हुआ है इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो बच्चे ए एंड बी को लगा दिया मैंने, और करके बी पे, मतलब इन दोनों में मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। तो इन दोनों में यूज़ कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस की प्रॉपर्टी, यानी DL, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए एंड बी और बी, ए एंड बी और बी, ये वाला एंड एज इट इज़, ए एंड बी और सी, ए एंड बी और सी, और लास्ट वाला स्टेप एज इट इज़ चल रहा है LHS वाला। तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये दो स्टेपों में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना आ गया होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। फिर बच्चे इसमें लगाया एब्जॉर्प्शन लॉ। अब देखो एब्जॉर्प्शन लॉ बस क्या कहता था, जो रिपीट हो रहे हैं वही बचेगा। तो बी रिपीट हो रहा है तो बी बचेगा, ए खत्म हो जाएगा, तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी बी। तो पहले उसने लिखा कि एब्जॉर्प्शन लॉ होता क्या है, इस पूरे की वैल्यू बी, तो बच्चे इस पूरे की वैल्यू रख दी बी। तो ये पूरा ब्रैकेट तो हो गया बी, एंड चल ही रहा है, ये वाला ब्रैकेट एक बार एज इट इज़ चल रहा है, और ये वाला ब्रैकेट भी एज इट इज़ चल रहा है। तो अभी तक सिर्फ इसमें एब्जॉर्प्शन लॉ लगा के इसको बी लिख दिया, यानी जो रिपीट हो रहा है वही बचेगा। फिर ये बी और एंड एज इट इज़, और बच्चे इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, देखो कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव वाली। तो ध्यान से देखें, ए और सी, ये वाला एंड एज इट इज़, बी और सी, और फिर ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर फिर से हमने इस स्टेप में लगा दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आराम आराम से देखना, बड़ा इसको ध्यान में रख के जाना पड़ेगा, तभी वहाँ तक पहुँच पाओगे बच्चे। फिर बच्चे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो कोई दिक्कत भी नहीं है, कुछ मर्जी डिस्ट्रीब्यूटिव लगाते रहो, कभी एब्जॉर्प्शन, कभी एसोसिएटिव, कभी कॉम्यूटेटिव, और कर करा के आंसर। और थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से चलोगे तो आराम से आ जाएगा। अब देखो यहाँ तक तो पहुँच गए हम, इस स्टेप को सोल्व करके यहाँ तक पहुँच गए। अब मैंने ना एक साथ 2-3 स्टेप किए, तो मैंने एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी लगाई है और कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी भी लगाई है। कैसे बच्चे, ये स्टेप तो कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज़ चलने दिया। और इसमें सबसे पहले देखो मैंने क्या किया बच्चे, ये ए और सी तो निकाल लिया कॉमन, ए और सी तो क्या कर दिया बाहर, और फिर बी, ये वाला एंड भी साथ में ले लिया बाहर, और बी एंड किसके साथ लगा दिया, बी और सी के साथ। तो ध्यान से देखना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही होती है जिसमें हमने इस एलिमेंट को बाहर कर दिया। तो यहाँ पे लिख सकते हो अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव। तो थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा स्टेप है एक्चुअल में, इसमें एसोसिएटिविटी और कॉम्यूटेटिविटी भी लगाई है। अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव समझ नहीं आ रहा तो समझो, देखो मैंने क्या किया, लिखा भी मैंने एसोसिएटिविटी और कॉम्यूटेटिव किस वजह से, देखो ध्यान से। तो एक साथ 2 स्टेप क्यों हैं, समझना आप कैसे किए हैं बच्चे। सबसे पहले ये ए और सी एंड बी और सी, आपको दिख रहा होगा, ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से खोला ही हुआ था हमने। अभी इसके बाद ये वाला स्टेप कैसे किया, ध्यान से सुनना बच्चे। मैंने इसके अंदर क्या किया, सबसे पहले ब्रैकेट शिफ्ट कर दिया। तो बच्चे पहले तो इसमें कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी लगा दी, तो बी और सी इधर आ गया, ये इधर आ गया। फिर हमने एसोसिएटिविटी लगा दी, तो बी एंड इसके साथ तो ये वाली चीज़ आ गई और ये बाहर आ गया। तो इसलिए मैंने लिख दिया एसोसिएटिविटी एंड कॉम्यूटेटिविटी। वापस सुन लो कैसे किया, ये स्टेप तो एज इट इज़,
बच्चे इसके अंदर पहले कॉम्यूटेटिविटी लगा दी, तो ए एंड बी को लिख दिया बी एंड ए, तो इसको लिख दिया यहाँ और इसको लिख दिया यहाँ। फिर ब्रैकेट शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ बी और सी था और बी और सी एंड बी पे ब्रैकेट शिफ्ट हो गया और वो चीज़ बाहर रह गई, कौन सी, ए और सी एंड। तो इसको थोड़ा ऐसे याद रखना, तो ये ए और सी एंड बाहर आ गया और बी एंड और बी और सी पे ब्रैकेट शिफ्ट हो गया और ये स्टेप चली रहे। फिर बचे इसमें एब्जॉर्प्शन लॉ लगा दिया, जो रिपीट है वही बचेगा, तो बी एंड बी और सी की वैल्यू सीधा बी बचेगी, तो बी लिख दी सीधा। और ये स्टेप चली रहा है, एंड चली रहा है, इस पूरे स्टेप की वैल्यू बी आ गई और ये स्टेप चली रहा है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी, तो ए और सी और ए, और फिर एंड का साइन, फिर बी और सी एंड ए, तो बी और सी एंड ए। फिर इसमें फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया, तो ए और सी, फिर ये वाला एंड एज इट इज़ ए और सी और ए, और ये वाले स्टेप में फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव, तो एंड तो पड़ा रहने दिया, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दो, बी और सी एंड बी और ए। फिर बच्चे कॉम्यूटेटिविटी लगा दी इसके अंदर, तो बी और ए को लिख दिया ए और बी, ये एज इट इज़ लिख रहे हैं, ये भी सिंबल एज इट इज़, ये भी सिंबल एज इट इज़। इसमें देखो ए और सी बच्चे, ये पूरा एक एलिमेंट एंड ये दूसरा एलिमेंट, एडम्पोटेंट लॉ लगा दो। बच्चे ध्यान से देखो, अभी तक तो ये सेम नहीं है, पहले इसको सेम किया, तो पहले तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, तो ए और सी आ गया कॉमन एंड एज इट इज़, और साथ में बच्चे आ गया ए एंड सी। तो इसको देखो मैंने कैसे लिखा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये साइड में मैंने प्रॉपर्टी समझा रखी है। बच्चे इतने इतने की वैल्यू, अगर आप ट्रुथ टेबल बना के देख लेना, ए सी के लिए ट्रुथ टेबल बनाओगे, ए और सी का और लोगे, फिर उसका और सी फिर लेना, तो वो ए और सी के ही बराबर आएगा। तो ये वाला पूरा ब्रैकेट सोल्व होकर बनाता है ए और सी, और ये वाला भी पूरा ब्रैकेट सोल्व होकर बनाता है ए और सी, तो इसको लिख दिया ए और सी। फिर ए एंड ए, बच्चे आपने आइडेम्पोटेंट लॉ पढ़ा था, ए एंड ए क्या था, ए, तो बच्चे ये भी ए है, ये भी ए, और बीच में एंड है, तो आइडेम्पोटेंट लॉ कहता है ए प्लस ए, क्या पढ़ा था तुमने, ए इंटू ए भी क्या पढ़ा था, ए, एंड को मल्टीप्लाई बोलते हैं ना, तो आइडेम्पोटेंट लॉ से ए डॉट ए को ए ही लिख सकते हो, तो ये दोनों में सिर्फ ए की ब्रैकेट बच जाएगा। फिर ये चली रहा है, ये चली रहा है, ये चली रहा है, और यही हमारी क्या थी बच्चे, RHS। बस क्रम में लिख दो, पहले इस स्टेप को लिख दो, तो कॉम्यूटेटिविटी लगा दी सब में, तो पहले इन दोनों में कॉम्यूटेटिविटी लगा दी, फिर इन दोनों में लगा दी, तो ये आपस में ये पहले आ गया, ये दूसरे पे आ गया और ये तीसरे पे, और इसमें भी कॉम्यूटेटिविटी लगा दी, तो ए और सी को क्या लिख दिया, सी और ए। यही हमारी RHS है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो ये लॉज लगा रहे याद रखने पड़ेंगे, पर ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से और केयरफुली करके जाएंगे। तो बच्चे ये लॉज लिखे नहीं हुए नोट्स में, वो आप लिख लेना, तो ये अपना ये टास्क भी पूरा हो जाएगा। फिर बच्चे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर मैं समझा देता हूँ। बच्चे एटम का मतलब होता है जीरो से जस्ट बड़े वाले एलिमेंट्स को हम एटम कहेंगे, तो यहाँ पर ई और डी जस्ट जीरो से बड़े हैं, तो हम ई और डी को क्या कहेंगे, एटम। एंटी एटम किसको कहेंगे, वन से जस्ट छोटे, तो वन को अपर बाउंड बोलते हैं, वैसे जीरो को लोअर बाउंड बोलते हैं, और लोअर बाउंड से जस्ट बड़े वालों को बोलते हैं एटम, और वन यानी अपर बाउंड से जस्ट छोटे वालों को बोलते हैं एंटी एटम। तो एफ और सी क्या है, एंटी एटम। अब तुम कहोगे ई और डी भी तो वन से छोटे हैं, बिल्कुल है, पर जस्ट छोटे। तो बच्चे डेफिनेशन में अगर लिखना चाहेंगे तो देखो एटम में क्या कहता है, कोई ए को अगर आप एटम बोलना चाहते हो तो इट इज़ इमीडिएट सक्सेसर ऑफ ए। सक्सेसर ऑफ ए का मतलब जीरो से जस्ट बड़े एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, एटम। ऐसे ही इमीडिएट प्रोड्यूसर यानी वन से जस्ट छोटे वाले ऑफ वन से जस्ट छोटे वाले एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, एंटी एटम। तो डेफिनेशन वाइज बस मैंने आपको डायरेक्ट समझा दिया है। तो इस एग्जांपल में समझते हैं एटम कौन है और एंटी एटम कौन है। अच्छा, वन को आई भी लिख सकते हैं। तो जीरो से जस्ट बड़ा कौन कौन दिख रहा है, ए और बी, तो ए और बी तो हो गया एटम, जीरो से जस्ट अगली वैल्यूज। और वन से जस्ट छोटी वैल्यू कौन कौन है बच्चे, ई और एफ, तो ई और एफ हमारे क्या हो गए, एंटी एटम। ऐसे इस डायग्राम में बात करें तो जीरो से जस्ट बड़ा ए और बी, तो ए और बी एटम, और आई यानी वन से जस्ट छोटा डी और ई, तो डी और ई हमारा क्या हो गया, एंटी एटम। तो कोई भी चित्र दे देगा आपको, डायग्राम दे देगा, उसमें आपको एटम और एंटी एटम निकालने होंगे। तो लास्ट टॉपिक बचे आज का, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म। ये काम मैंने आपको बीच बीच में वीडियोज़ में करवा रखा है, जैसे जैसे HW था वो, तो ये सारा मैंने आपको सोल्व करवाया हुआ है। कल कार्नो मैप में आपको ये भी सोल्व करवाया था, तो बस अब अपना ये पेज रह गया, स्कोर कर लो। अच्छा है, ये न्यूमेरिकल भी आया हुआ है पेपर में, उसके लिए आपको पहले ये डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, कॉम्प्लीमेंटेड लेटिस किसको कहते हैं। तो बच्चे एक बाउंडेड लेटिस L, कंसीडर अ बाउंडेड लेटिस वन विद ग्रेटेस्ट L, ये तो L लिखा हुआ है तो इसको अच्छे से लिख लो, L लाइए, ठीक है। कंसीडर अ बाउंडेड लेटिस L विद ग्रेटेस्ट एलिमेंट 1, एक ऐसा बाउंडेड लेटिस जिसमें सबसे बड़ा एलिमेंट 1 है और सबसे छोटा एलिमेंट 0 है, एंड लीस्ट एलिमेंट 0। तो हमने L से कोई एलिमेंट लिया x नाम का, और अगर उसका कॉम्प्लीमेंट है मान लो x डैश,
उसका कॉम्प्लीमेंट कौन है, एक्स डैश, और अगर वो ये प्रॉपर्टी रख रहा है तो उस लो को, फिर उस लेटिस को क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री लेटिस। तो कॉम्प्लीमेंट्री लेटिस का मतलब ही क्या होता है कि कोई लेटिस है, उससे जो भी एलिमेंट उठा रहे हो और उसका जो कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, अगर वो कॉम्प्लीमेंट इन दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो उस लेटिस को हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री लेटिस। और क्या प्रॉपर्टी है, एक्स यूनियन एक्स डैश, या कह दो एक्स और, इस और को हम इस बुक में क्या बोल रहे हैं, इस चैप्टर में यूनियन। तो एक्स एंड और एक्स डैश बराबर 1 होना चाहिए, और एक्स एंड एक्स डैश बराबर 0 होना चाहिए। तो अगर कोई कॉम्प्लीमेंट ये दो प्रॉपर्टी रख रहा है तो उस लेटिस को क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंटेड लेटिस। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कॉम्प्लीमेंटेड लेटिस के लिए। अब एक लास्ट न्यूमेरिकल आज का, वो कह रहा है प्रूव दैट फॉर अ बाउंडेड डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस। अब बाउंडेड भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, इसका मतलब सुप्रीमम इन्फीमम एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी यूज़ हो सकती है। द कॉम्प्लीमेंट्स आर यूनिक। अब बच्चे कॉम्प्लीमेंट्स को यूनिक प्रूव करना है, जब भी यूनिक प्रूव करना है हम दो बंदे लाकर खड़े कर देंगे। तो हमने मान लो लेटिस से कोई ए नाम का एलिमेंट लिया, तो हमने लेटिस से कोई ए नाम का एलिमेंट लिया और उस ए का कॉम्प्लीमेंट होता तो वैसे एक ही है, ये प्रूव करना है, तो हमने कह दिया नहीं दो कॉम्प्लीमेंट है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट A1 भी है और A2 भी है। अब हमें आर्टिकल में प्रूव क्या करना है कि ये जो A1 A2 आपने एक ही एलिमेंट के दो कॉम्प्लीमेंट मानने हैं, वो दोनों अलग अलग ना होकर बराबर हो। तो आर्टिकल में लास्ट में A1 बराबर क्या प्रूव करना है, A2। अगर आ गया तो थ्योरम प्रूव हो जाएगी कि लेटिस से किसी भी एलिमेंट के जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो यूनिक होते हैं, यानी एक एलिमेंट का एक ही कॉम्प्लीमेंट होता है, एक से ज़्यादा नहीं होते। तो हमने दो बंदे लाकर खड़े कर दिए। अब A1 और A2 दो कॉम्प्लीमेंट लिए हैं, तो कॉम्प्लीमेंट लेटिस की डेफिनेशन से वो ये प्रॉपर्टी रखेंगे। तो बच्चे ए तो एलिमेंट हो गया, एंड इसका एक कॉम्प्लीमेंट का नाम है A1, तो ए और A1 बराबर 1, ए और A1 बराबर 1 को आई भी लिख सकते हैं, ए एंड A1 बराबर 0, ए एंड A1 बराबर 0। ऐसे ही A2 भी कॉम्प्लीमेंट है ए का, तो ए और A2 बराबर 1, ए और A2 बराबर 1 या आई, और ऐसे ही ए एंड A2 बराबर 0, तो ए एंड A2 बराबर 0। यानी A1 अगर ए का कॉम्प्लीमेंट है तो वो भी ये दोनों प्रॉपर्टी रखेगा, और A2 भी ए का कॉम्प्लीमेंट है तो वो भी ये दोनों प्रॉपर्टी रखेगा। तो एक्स डैश की जगह हमने एक बार A1 और एक बार A2, और एक्स की जगह तो ए ही रखेंगे। तो ये चार प्रॉपर्टीज़ आ गई, ये तो गिवन है। प्रूव करना है A1 बराबर A2, जो हमने दो कॉम्प्लीमेंट अलग अलग माने हैं उनको बराबर प्रूव करना है। तो बच्चे सबसे पहले A1 को बुला लेते हैं। बच्चे A1 को क्या लिख सकते हैं, आपने सब वो आइडेंटिटी लॉ वगैरह पढ़े हुए हैं, तो A1 प्लस 0 A1 ही होता है, और प्लस की जगह हम और सिंबल यूज लिखते हैं, मैंने उधर पर भी लेटेस्ट की प्रॉपर्टीज़ बढ़ाई हैं आपको। तो A1 बराबर होता है A1 और 0। फिर इसमें बच्चे 0 को जानबूझ के अपने, क्योंकि A2 की एंट्री लेकर आनी है, तो 0 को क्या लिखेंगे, 0 को ये भी लिख सकते थे, पर ये लिखेंगे तो A2 नहीं आएगा, तो 0 को लिखेंगे A एंड A2। तो 0 को लिखा A एंड A2, ये A1 और एंड चल ही रहा है, A1 और चल ही रहा है। फिर बच्चे इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, तो A1 और A एंड एज इट इज़ A1 और A2, ये बन गया। फिर A1 और A की वैल्यू देखो, A1 और A की वैल्यू कितनी है, आई, क्योंकि कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी लगा के इनको आगे पीछे कर सकते हो। तो A1 और A की वैल्यू कितनी है, आई, तो इसकी वैल्यू रख दी आई, एंड चल ही रहा है, A1 और A2 चल ही रहा है। अब आपने पढ़ा हुआ है बच्चे, मैंने लिख भी दिया, बाउंडेड लेटिस की ही प्रॉपर्टी से आपको आज मैंने तीन प्रॉपर्टी, ये चार प्रॉपर्टी लिखनी सिखाई थी ना बच्चे, और की जगह प्लस और एंड की जगह डॉट, आइडेंटिटी थ्योरम, आइडेंटिटी लॉ, आप देखना तो उसमें आपको दिख जाएगी। तो बच्चे एंड का मतलब मल्टीप्लाई है, A.1 ए ही बसता है, यानी आइडेंटिटी लॉ लगा दिया, कहने का मतलब एलिमेंट इनटू आइडेंटिटी, ये एंड इनटू का काम करता है ना मल्टीप्लाई का, एलिमेंट इनटू 1 कितना होता है एलिमेंट, तो A और A2 बच गया। यानी A1 की वैल्यू सोल्व करते करते ये आ गई A1 और A2। अब जैसे A1 बुलाया था वैसे ही A2 बुला लिया, सेम स्टेप, A2 को लिख दिया A2 और 0, फिर 0 को जानबूझ के A1 की टर्म्स में, तो A एंड A1। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया A2 और A एंड एज इट इज़ A2 और A1। फिर बच्चे A2 और A, इसकी वैल्यू आपके पास है आई, फिर वही एलिमेंट इनटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू एलिमेंट, तो A2 और A1, और कॉम्यूटेटिविटी लॉ से इसको लिख सकते हैं वापस पलटकर A1 और A2। अब देखो ध्यान से, ये समीकरण बी है, तो A2 को ये लिख दिया, A1 को ये लिख दिया, और दोनों की RHS बराबर है, देखो A1 और A2, A1 और A2, तो LHS भी बराबर होगी, तो A1 और A2 क्या हो गए, इक्वल। और अगर A1 और A2 इक्वल आ गए तो इसका मतलब जो हम दो दो बंदे मान के चले थे वो दो ना होकर एक ही हैं, यानी हर लैटिस में जो भी एलिमेंट होगा उसका जो भी कॉम्प्लीमेंट होगा वो यूनिक होगा, एक ही आएगा, एक से ज़्यादा एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट के नहीं हो सकते। यानी कोई एलिमेंट ए है तो उसका एक ही कॉम्प्लीमेंट होगा ए बार, तो उसमें दो बंदे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो बच्चे ये हमारी लास्ट थ्योरम थी, इसी के साथ 4 यूनिट हो गई।
अब जिन बच्चों के लिए ज़्यादा हो रहा है वो अगली 5 यूनिट ना करें। तो बच्चे इतना काम आपको इस वाली बुक में करके ही जाना है। तो यहाँ तक आपको करके ही जाओगे, तो 4 यूनिट तो करके जाओगे ही जाओगे। 5वीं आपकी मर्जी है, मैं थोड़ी सी करवा दूंगा और आपकी मर्जी है आपने करनी है या नहीं। ओके, थैंक यू क्लास।